स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन के क्या क्या कारण हैं कि लो कैपिटल फॉर्मेशन पाई जाती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में या लेस डेवलप्ड इकनॉमीज़ में। पहला कारण है लो पर कैपिटल इनकम, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में पर कैपिटल इनकम जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा लो होती है, इसीलिए वहाँ पर लो सेविंग होती है। और लो सेविंग होगी तो फर्दर कम कैपिटल फॉर्मेशन हो पाएगी। लो इनकम के साथ साथ सेविंग तो लो होती है, जो सप्लाई साइड को कमज़ोर करती है कैपिटल फॉर्मेशन की। दूसरा जो प्रॉब्लम होती है कि परचेजिंग कैपेसिटी भी लो हो जाती है लोगों की, यानी लोगों की जो डिमांड है वो भी कम हो जाती है। जैसा कि हम विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में बात कर रहे थे कि पर कैपिटल इनकम लो होने से सप्लाई साइड पर कैपिटल फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि सेविंग लो होती है। और डिमांड साइड पर कैपिटल इनकम लो होने से आपके परचेजिंग कैपेसिटी लो हो जाती है, जो फर्दर क्या करती है, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट रहता है, जिसके कारण प्रोड्यूसर्स का और वो फर्दर लो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे लो कैपिटल ऑफ फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। फिर है दूसरा लार्ज साइज़ ऑफ पॉपुलेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई होती है अंडर डेवलप्ड इकनॉमीज़ में, और वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई होगी तो ऐसे में वेज रेट कम रहते हैं। वेज रेट कम रहेंगे क्योंकि सप्लाई साइड ज़्यादा मजबूत है, लेबर अबंडेंस में सप्लाई हो सकता है, तो प्रोड्यूसर कम से कम वेज पर लेबर को हायर करना चाहता है, तो वेजेस लो रहेंगे, जिससे इनकम लो रहेगी इकनॉमी में। और जितनी भी इनकम ये लोग अर्न करते हैं वो ज़्यादातर कंजम्पशन पर्पसेस के लिए खर्च कर देते हैं, जिसके कारण सेविंग बहुत ही कम पाई जाती है, और सेविंग कम होगी तो फर्दर इन्वेस्टमेंट कम होगी। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन क्या होता है इकोनॉमी में? एग्रीगेट अगर आपके प्राइजेस राइज हो रहे हैं तो उस फिनोमेना को आप कहते हैं इन्फ्लेशन। और यदि प्राइजेस राइज होंगे तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी लोगों के लिए, और चीज़ें महंगी होंगी तो कंजम्पशन पर्पसेस पर पहले से ज़्यादा पैसा खर्च होगा, और यदि इनकम में से ज़्यादा पैसा कंजम्पशन पर खर्च होगा तो ऐसे में सेविंग्स लो रहेंगी, और सेविंग्स लो रहेंगी तो कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट भी लो रहेगा। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, अब दो क्लास होती हैं आपके यहाँ पर, एक पुअर क्लास एक रिच क्लास। इनइक्वालिटीज़ कुछ देखने को मिलती हैं, और ज़्यादा कैपेसिटी सेविंग की यदि आप बात करें तो वो आपके देखने को मिलेगी कि रिच क्लास में ज़्यादा होती है, पुअर क्लास में कम होती है, क्योंकि पुअर क्लास के लोगों का ज़्यादातर पैसा कंजम्पशन पर खर्च होता है। तो रिच क्लास जो होती है वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट काफ़ी हाई पाया जाता है। वो लग्जीरियस गुड्स और लग्जीरियस वेडिंग्स या लग्जीरियस लाइफ व्यतीत करने पर अपना पैसा खर्च करते हैं, जिसके कारण वहाँ भी सेविंग्स कम जनरेट हो पाती हैं और फर्दर कम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो पाती हैं। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट, अब जो इन्वायरमेंट है इन कंट्रीज़ में वो भी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, और वहाँ पर जो जितने भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रोसेस होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए हैंडल करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारा पेपर वर्क उसमें इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पर कॉम्पिटिटिव नहीं पाया जाता, तो ऐसे में एंटरप्रेन्योर को डिफ़िकल्टी होती है फंड्स रेज करने में इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अलावा आप यदि बात करें तो आपके यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी हो, चाहे पावर की फैसिलिटी हो, हर तरीके की फैसिलिटीज़ में भी किसी ना किसी तरह की बाधाएं देखने को मिलती हैं। टैक्स स्ट्रक्चर की यदि आप बात करते हैं तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और लोगों के समझ से बाहर होता है। एक आम आदमी ये नहीं समझ सकता कि कितना टैक्स उसे पे करना है और किस हिसाब से टैक्स पे करना है। और कॉर्पोरेट टैक्सेस की यदि बात करें या इंडिविजुअल टैक्सेस की बात करें तो टैक्स का रेट बहुत ही हाई पाया जाता है, और हाई टैक्स रेट पाने के कारण क्या होगा कि आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, तो आपके पास सेविंग्स कम बचेंगी और फर्दर कम कैपिटल फॉर्मेशन हो पाएगा। लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ मार्केट का एक्सटेंट लिमिटेड है, यानी साइज लिमिटेड है। क्यों मार्केट का साइज लिमिटेड है? क्योंकि लोगों के पास लो इनकम है तो परचेजिंग कैपेसिटी लो है। परचेजिंग कैपेसिटी लो है तो लेवल ऑफ डिमांड भी लो पाया जाता है। अब लेवल ऑफ डिमांड लो है इसीलिए मार्केट का साइज भी लिमिटेड हो जाता है। अब क्योंकि डिमांड ही नहीं होगी तो ऐसे में प्रोड्यूसर के पास इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट नहीं होगा, जिससे वो फर्दर इन्वेस्टमेंट को बाधित करता है। लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर्स पाया जाता है। अब जो इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं
वो कौन होते हैं? एंटरप्रेन्योर, क्योंकि एंटरप्रेन्योर ही रिस्क लेता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करने का और इन्वेस्टमेंट करने का, ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर एबल एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते हैं, और वहाँ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी स्किल्स बहुत लिमिटेड होती हैं, वो रिस्क लेने में हिचकिचाते हैं। तो ऐसे में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम जनरेट हो पाती है। लो प्रोडक्टिविटी, अब वर्कर्स बहुत ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो लेकिन ऐसी वर्कर्स और पॉपुलेशन की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो बहुत लो पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए बहुत कम पैसा खर्च किया जाता है, मतलब लोगों की प्रोडक्टिविटी, स्किल्स, हेल्थ को जनरेट करने में कम पैसा खर्च किया जाता है, जिसके कारण इलिटरेसी वहाँ मिलती है, लोगों की हेल्थ पुअर होती है, और लोगों के पास किसी तरह की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं पाई जाती, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो रहती है। और प्रोडक्टिविटी यदि लो होगी तो आप देख सकते हैं कि इसके कारण फर्दर जो इनकम है वर्कर्स को वो कम मिलेगी, और जो यदि इनकम्स वर्कर्स को तो कम मिलेगी ही मिलेगी, इसके साथ साथ जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको जो प्रॉफिट होगा वो भी कम होगा। तो इसके कारण जो इन्वेस्टमेंट है फर्दर दोनों साइड से रिड्यूस होगी। एक तो कम इनकम वाले लोग जो हैं वो इकोनॉमी में डिमांड जनरेट नहीं कर पाएंगे, दूसरी तरफ प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कम हो रहे हैं, तो प्रोड्यूसर का इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट डिक्रीज होता है। अब लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन तो पाया जाता है, उसके बहुत सारे कारण हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लेकिन लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन किसी भी इकनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। ग्रोथ की यदि बात करें हम, तो हमें ज़रूरत क्या है कि हम कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट कर सकें। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ कि हम वॉलेंट्री सेविंग को बढ़ा सकें। हमने देखा था कि सोर्सेज ऑफ, जब हम कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो डोमेस्टिक सेविंग्स की जब हमने बात करी तो उसमें वॉलेंट्री सेविंग्स और फोर्स सेविंग की बात कर रहे थे। तो हम यदि वॉलेंट्री सेविंग को बढ़ा पाएंगे, यानी लोग अपनी इच्छा से जो सेव कर रहे हैं उसको यदि हम बढ़ा पाए, तो सेविंग्स बढ़ेंगी इकनॉमी में, और वो सेविंग्स फर्दर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होंगी। अब इस सेविंग्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसके लिए लोगों को कुछ ना कुछ लालच देने की ज़रूरत है। लालच किस तरीके से दिया जाए कि आप बैंकों में पैसा सेव कीजिए, आपको हाई इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, या आप पीएफ जैसी स्कीम्स में पैसा सेव करेंगे, वहाँ आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो लोग ज़्यादा उत्साहित होंगे सेव करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा ब्याज दरें अवेल कर सकें। दूसरा, एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। आपको बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी एक्सपेंड करने होंगे, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, पिछड़े हुए इलाकों में जहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटीज़ अभी तक अवेलेबल नहीं हैं। क्योंकि यदि लोग सेव करना चाहें और बैंकिंग फैसिलिटीज़ उनके पास ना हो तो वो कहाँ पर सेव करेंगे? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस सेविंग को मोबिलाइज़ करने का एक सबसे बड़ा तरीका है। तो ज़रूरत है हमें कि देश के हर हिस्से में हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड कर सकें। मोबिलाइजेशन और सेविंग इन रूरल एरिया, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या है कि रूरल एरिया की सेविंग को मोबिलाइज़ किया जाए, क्योंकि अर्बन एरिया में तो लोग फिर भी सेविंग्स के लिए कुछ ना कुछ अवेयर होते हैं, एजुकेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग, क्योंकि भारत की यदि हम बात करते हैं तो रूरल एरियाज़ में रहते हैं और उनके यहाँ पर कंजम्पशन पर्पसेस के लिए ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है और सेविंग्स काफ़ी कम दिखाई देती हैं, और अगर दिखाई भी देती हैं तो वो उसे अपने पास रखते हैं, जो कि मोबिलाइज़ नहीं हो पाती। तो ऐसे में ज़रूरत है रूरल सेविंग्स को प्रमोट करने का और उसे मोबिलाइज़ करने का। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें, चाहे हम कोऑपरेटिव बैंक्स खोलें वहाँ पर, चाहे बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खोलें। कोऑपरेटिव बैंक से क्या फ़ायदा होगा कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी बैंकिंग सिस्टम में इन्वॉल्व हो पाएंगे और कंपैरेटिवली ज़्यादा बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट किया जा सकता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि बैंक्स ज़्यादा से ज़्यादा खुलें और उनका जो प्रोसीजर है, जो भी पेपर वर्क है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सिंपल होनी चाहिए, ताकि गांव के सिंपल लोगों को भी समझ आ सके जो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं हैं कि किस तरीके से कौन सा काम होगा। इसके साथ साथ हमें लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स को भी प्रमोट करना चाहिए, ताकि लोग लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स को ख़रीदें और पैसा उनमें इन्वेस्ट करें और उनके थ्रू जो सेविंग्स हैं वो मोबिलाइज़ हो सके। फिर दूसरा है कि वॉलेंट्री सेविंग्स को यदि आप नहीं
बढ़ा सकते तो आप इनवॉलेंट्री सेविंग्स या फोर्स सेविंग को भी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, हमने पहले भी बात की थी, टैक्सेशन के थ्रू भी बढ़ा सकते हैं, इन्फ्लेशन के थ्रू भी बढ़ा सकते हैं। तो टैक्सेशन की यदि हम बात करें, दो तरीके के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस वो हैं जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, जिसका बर्डन फर्दर आप किसी पर शिफ्ट नहीं कर सकते। तो यदि जितना हाई रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आप गवर्नमेंट को देंगे, उतना ज़्यादा पैसा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास जाएगा और आप मजबूर हो जाएंगे कि गवर्नमेंट को वो पैसा दें, और ये फोर्स सेविंग हो जाएगी। दूसरा, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे किसी भी वस्तु के ऊपर लगा दिया जाए कस्टम ड्यूटी के तौर पर, या एक्साइज ड्यूटी या सेल्स टैक्स के तौर पर, वो टैक्सेस जिनका बर्डन आपको डायरेक्टली बियर नहीं करना पड़ता, बल्कि आप फर्दर उस बर्डन को किसी और पर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, यदि आप एक प्रोड्यूसर हैं और आपके प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो आप फर्दर प्राइस इन्हांस करके उसे कंज्यूमर से वसूल कर सकते हैं। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के कारण भी जो कंज्यूमर है उसकी जेब से ज़्यादा पैसा निकलेगा, जो कि एक तरह की फोर्स सेविंग होगी। फिर है सरप्लस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। अब सबसे बड़ा रोल जो प्ले कर सकते हैं सेविंग को प्रमोट करने का, वो पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं। लेकिन हम यदि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में पब्लिक इंटरप्राइजेज की दशा देखें, तो ज़्यादातर पब्लिक इंटरप्राइजेज लॉस मेकिंग होते हैं। ऐसे में ज़रूरत क्या है कि उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए और उनको लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट किया जाए, ताकि उनका जो भी प्रॉफिट या जो भी सरप्लस जनरेट हो रहा है, उसको फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए काम में लाया जा सके। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि वहाँ पर जितना भी काम है वो एफिशिएंटली मैनेज किया जाए। और उसके बाद हम बात करेंगे कि रिडक्शन करना चाहिए गवर्नमेंट को भी। कैसे? एक्सपेंडिचर में, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में। अब दो तरीके के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है, एक डेवलपमेंट, एक नॉन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जनरली किसी चीज़ की डेवलपमेंट के लिए किए जाते हैं जो फर्दर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में कन्वर्ट होते हैं। और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की यदि आप बात करते हैं, तो गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस पर पैसा खर्च कर रही है, जिससे फर्दर किसी तरह की इनकम जनरेट नहीं होनी, जो प्रोडक्टिव सर्विसेज पर प्रोडक्टिव सोर्सेज में कन्वर्ट नहीं हो सकते, वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। यानी जो पैसा एक बार लग गया, वो पैसा खर्च है, उससे फर्दर कोई इनकम जनरेट नहीं हो सकती। तो सरकार को ऐसे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करने चाहिए, और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सरकार कंपैरेटिवली ज़्यादा कर सकती है, क्योंकि वो फिर भी इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को इन्हांस करते हैं। इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम। अब हमें ज़रूरत क्या है कि हमारी पर कैपिटल इनकम किसी ना किसी तरीके से बढ़ जाए। यदि पर कैपिटल इनकम बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली लोगों की कैपेसिटी टू सेव जो है वो इंक्रीज़ होगी, और कैपेसिटी टू सेव तो इंक्रीज़ होगी, जिसके कारण आप ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन कर पाएंगे सप्लाई साइड पर। दूसरी तरफ यदि आप डिमांड साइड की बात करते हैं, तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो भी इंक्रीज़ होगी, जिसके कारण ज़्यादा डिमांड इकोनॉमी में जनरेट होगी। और यदि इकोनॉमी में ज़्यादा डिमांड जनरेट होगी, तो प्रोड्यूसर को इन्वेस्टमेंट के लिए इंड्यूसमेंट मिलेगा, और प्रोड्यूसर ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से यदि हमें बाहर आना है, तो हमें ज़रूरत क्या है कि हम विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के कारण को ख़त्म कर पाएँ, ताकि उसका परिणाम भी अपने आप ख़त्म हो जाए। कारण क्या है? लो इनकम, जिससे सप्लाई साइड भी इन्फ्लुएंस होती है और डिमांड साइड भी इन्फ्लुएंस होती है। फिर है प्राइस स्टेबिलिटी। हमें ज़रूरत क्या है अंडर डेवलप्ड इकनॉमीज़ में, खासकर कि हम प्राइस को स्टेबल कर पाए। प्राइस ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बढ़ें इकनॉमी में, और ना ही बहुत ज़्यादा कम हो, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा प्राइस इकनॉमी में बढ़ेंगे, तो वो डिमांड पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे, और लोग जो है वो कम सेव कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो ज़्यादातर पैसा है वो कंजम्पशन पर्पसेस पर खर्च हो रहा है, या फिर वो सेव करना चाहेंगे तो वो चीज़ों की डिमांड कम करेंगे, जिससे प्रोडक्शन पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ यदि प्राइस बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, तो प्रोड्यूसर को कम प्रॉफिट जनरेट होगा, और कम प्रॉफिट जनरेट होगा तो प्रोड्यूसर के पास जो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट है वो कम होगा, और प्रोड्यूसर कम इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। फिर इसके अलावा लिबरल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से भी आप कैपिटल फॉर्मेशन को इन्हांस कर सकते हैं। यदि गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी अपनाए कि जिससे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इनकरेज हो सकें, तो आपके यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकता है। सरप्लस थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। अब नेशनल इकनॉमी या डोमेस्टिक इकनॉमी में आप चीज़ों
के जो सोर्स हैं उनको तो इन्हांस करें, साथ साथ आप इंटरनेशनल सोर्सेज की तरफ भी देखें। और ट्रेड इसमें एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो आपको अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में हमने पहले भी बात की कि टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे पाए जाते हैं, अनफेवरेबल पाए जाते हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है कि प्राइजेज जो हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट उनके रिलेटिव रेशियो को दिखाता है, यानी ये बताता है कि आप एक यूनिट जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले कितनी अमाउंट में गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड को हमें ज़रूरत है कि हम इम्प्रूव करें ताकि हम अपने एक्सपोर्ट के बदले ज़्यादा चीज़ों को इंपोर्ट कर पाएँ। और हमें ज़रूरत क्या है, साथ साथ नेट एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़े। नेट एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। नेट एक्सपोर्ट बढ़ेंगे मतलब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, हमारे इंपोर्ट कम होंगे। फिर इंपोर्ट हमें किन चीज़ों के रिड्यूस करने चाहिए, ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं हैं या आप कह सकते हैं डेवलपमेंट में ज़्यादा यूज़ नहीं होती, उन चीज़ों के इंपोर्ट आप कम कर सकते हैं। और अपनी एक्सपोर्ट की कैपेसिटी को यदि आप बढ़ाएंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड से भी सरप्लस जनरेट हो सकता है। उस सरप्लस को फर्दर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है।